नमस्कार, मैं डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है अल्फा सक्सेस एकेडमी के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज हम नया टॉपिक पढ़ाएंगे डिफेंस प्रौद्योगिकी यानी रक्षा प्रौद्योगिकी, इंग्लिश में कहते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी। यानी इस चैप्टर के अंतर्गत आप विभिन्न प्रकार की जो मिसाइलें हैं उसका अध्ययन करेंगे, लड़ाकू विमान है उसका अध्ययन करेंगे, भारत के पास जो पनडुब्बी हैं जिनको सबमरीन कहते हैं उनका अध्ययन करेंगे, एंड हल्के लड़ाकू वायुयान हैं और हेलीकॉप्टर्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। समझिए प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम चलते हैं और इस चैप्टर से डिफेंस के जो भी पेपर्स हैं उनमें 2 या 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से समझाते हैं आपको। ओके, गौर करिएगा। यहां इस पॉइंट को समझाने से पहले थोड़ी सी भूमिका बनाना चाहते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी, यानी प्रत्येक कंट्री अपना रक्षा क्षेत्र में विकास करने के लिए अपने देश में मिसाइलों का निर्माण करता है, लड़ाकू विमानों का निर्माण करता है, एंड जो भी जलपोत हैं उनका निर्माण करता है। हमारा देश आज दुनिया में विकसित देशों की श्रेणी में तो नहीं है, लेकिन विकासशील देश है। विकासशील देशों में उच्च श्रेणी में गिना जाता है, क्योंकि हमारे देश का रक्षा टेक्नोलॉजी रूस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, उनके समकक्ष कार्य कर रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत दुनिया में अपनी छवि बनाए हुए है और रक्षा क्षेत्र में भारत ने आज अच्छे से अच्छा काम किया है और हमारे कंट्री में ऐसे रक्षा उपकरण बनाए जाते हैं जो विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। एक दिन वो था जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, हमारे पास रक्षा के क्षेत्र में ऐसे वायुयान नहीं थे, ऐसे जलपोत नहीं थे, लड़ाकू विमान नहीं थे, एंड मिसाइलें नहीं थी जिससे हम दूसरे देश पर अटैक कर सकें। लेकिन आज रक्षा क्षेत्र में रक्षा क्षेत्र में भारत का विकास हुआ है और भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर पहुंच रहा है और हमारा देश अन्य कंट्री को रक्षा सामग्री निर्यात कर रहा है, जिससे भारत की इकोनॉमिक कंडीशन डेवलपमेंट हो रही है। ओके, तो आइए बच्चों समझते हैं। सबसे पहले भारत में रक्षा क्षेत्र का रक्षा सामग्री का विकास करने में किस विभाग का सहयोग है और कौन सा विभाग रक्षा सामग्री डेवलपमेंट करता है और यह किसके अधीन कार्य करता है, रक्षा सामग्री कौन कौन सी है। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमने स्लाइड पर नोट किया है बच्चों, यह लिखा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन नई दिल्ली। अब देखना बच्चों, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, इसकी स्थापना 1958 में कब की गई बच्चों? 1958 में की गई और इसका मुख्यालय क्या है? न्यू दिल्ली। और इसे डीआरडीओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला मैंने? यहां लिखा मैंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की बच्चों? 1958 में। समझना, डीआरडीओ सभी जानते हैं, डीआरडीओ रक्षा सामग्री बनाने का दायित्व तो इसके ऊपर है, लेकिन इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं रक्षा उत्पादन आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई। अब इस आपूर्ति विभाग के अंतर्गत 8 भारत सरकार के 8 उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है 8। समझना प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले डीआरडीओ के अधीन कौन, डीआरडीओ किसके अधीन कार्य करता है? समझना, डीआरडीओ के अधीन कौन कार्य करता है? रक्षा उत्पादन आपूर्ति विभाग। एंड
यहां मैं ये कहना चाहूंगा, डीआरडीओ के प्रथम जो चेयरमैन थे उनका नाम था सतीश रेड्डी। माफ करिएगा, डीआरडीओ के प्रथम चेयरमैन थे उनका नाम था डीएस कोठारी। डीआरडीओ के प्रथम चेयरमैन किसके? डीआरडीओ। यह सवाल कई बार आ चुका है। अब वर्तमान में डीआरडीओ का चेयरमैन कौन है? सतीश रेड्डी। वर्तमान में चेयरमैन सतीश रेड्डी। समझना प्यारे बच्चों। अब डीआरडीओ किसके अधीन कार्य करता है? देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। क्या बोला मैंने? हमारे देश के प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और डीआरडीओ के जो सचिव होते हैं उसके अधीन डीआरडीओ का चेयरमैन कार्य करता है। क्या बोला मैंने? प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सुरक्षा सलाहकार और डीआरडीओ के चेयरमैन के अधीन, डीआरडीओ के चेयरमैन के, माफ करिए, डीआरडीओ के सचिव के अधीन डीआरडीओ का चेयरमैन कार्य करता है। बात क्लियर? डीआरडीओ की वर्तमान में भारत में 50 प्रयोगशालाएं हैं। कितनी है? 50 लेबोरेटरी प्रयोगशालाएं। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, यह सवाल एग्जाम में आ चुका है। वर्तमान में डीआरडीओ की कितनी प्रयोगशालाएं देश में कार्यरत हैं? 50 प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं जहां पर रक्षा सामग्री का विकास किया जाता है। बात क्लियर? तो ये तो बात होगी डीआरडीओ की, बात कंफर्म हो गई, समझ में आ गया आपके। डीआरडीओ के प्रथम चेयरमैन कौन से? डीएस कोठारी। वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ की वर्तमान में कितनी प्रयोगशालाएं देश में? 50 प्रयोगशालाएं हैं। और डीआरडीओ की ऑफिस का है न्यू दिल्ली। डीआरडीओ का स्थापना की गई 1958 में। बात क्लियर? चलिए अब हम पहुंचे अगले पॉइंट की ओर। 1984 में रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई और इसके 8 उपक्रम, क्या बोला मैंने? 8 सार्वजनिक क्षेत्र के, सार्वजनिक पूरा नहीं लिख पाया, सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालय हैं। ओके, रक्षा उत्पादन आपूर्ति के सार्वजनिक क्षेत्र के कितने कार्यालय हैं? 8 हैं। अब इनमें से आप देख रहे हैं सबसे पहले 8 उपक्रम में सबसे पहले पॉइंट दिया है बच्चों, यहां आप देख रहे हैं नंबर फर्स्ट। ओके, इसका नाम क्या दिया हुआ है? आप देख रहे हैं गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड। कहां पर है? कोलकाता है। और इसकी स्थापना को हुई है 1934 में। गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड का काम क्या है? यहां 8 पॉइंट दिए हैं। इन 8 पॉइंटों से सवाल हमेशा आता ही रहता है। ओके, गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता में है। ये इस विभाग का काम क्या है? यानी जो हमारे देश में पानी के जलपोत हैं, पानी के जहाज हैं या शिप हैं, उन छोटे और बड़े शिप या जहाजों की ये मरम्मत करता है। क्या करता है? जलपोतों की मरम्मत करता है और कुछ छोटे जलपोतों का निर्माण भी करता है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हमने लिख दिया छोटे जलपोतों का निर्माण भी करता है। बात क्लियर? नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहां? इसकी पहले हम बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर ये, फिर लास्ट में ये और ये और ये। बात क्लियर बच्चों? ऊपर वाले पॉइंट के पहले बात कर लेंगे। एरो ये फर्स्ट लगा, सेकंड ये लगा, थर्ड ये लगा, एरो बाद में। सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे, फिर ऊपर वालों की, फिर नीचे वालों की बात करेंगे। बात क्लियर? अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। देख रहे हैं यहां पे
और ये जो पॉइंट है यहां लिखा हुआ है आपके सामने, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ है? बेंगलुरु। ये नहीं, बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में पड़ते हैं, जानता है आपको, जानते हैं आप लोग। ओके, तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड करती क्या है, ये डिपार्टमेंट करता क्या है? जो भी रक्षा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री है, उसका निर्माण करता है। आज में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का निर्माण। एंड बच्चों, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने इसको BEL कहा जाता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ओके, इसी कंपनी ने 2001 में, क्या बोला मैंने, 2001 में भारत में जो EVM मशीन आई है, क्या बोला मैंने, भारत में EVM मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निर्माण भी इसी ने किया था। तो ये पॉइंट कई बार एग्जाम में आ चुका है। हम वोटिंग करते हैं, MLAs, MPs, सरपंच का इलेक्शन हो रहा है, हम वोटिंग मशीन में अपना बटन प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उसका चुनाव चिन्ह के सामने लग जाता बटन। तो EVM मशीन का निर्माण किसने किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु ने किया है। प्यारे बच्चों, यह बहुत जरूरी समझना है क्योंकि ये पॉइंट कई बार आ चुका है। तो यहाँ ये भी पॉइंट हमने बता दिया, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यहां लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक बात क्लियर? MACHI यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निर्माण इसने किया है। एंड जो भी रक्षा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है, उनके बनाने का काम ये करता है। नेक्स्ट बच्चों, यहां अगला पॉइंट लिखा हुआ है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा। ये 1957 में इसकी स्थापना हुई है, और ये गोवा के वास्को डिगामा में है। कहां पर है ये? वास्को, क्या बोला मैंने, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा शहर। बात क्लियर? आप समझना प्यारे बच्चों, गोवा के वास्को डिगामा शहर में ये स्थित है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी, और इसकी स्थापना 57 में हुई है। ये क्या करती है? ये कंपनी जो भी जलपोत हैं, पानी के जहाज हैं, छोटे जलपोतों का निर्माण करती है। तो यहां लिख दिया मैंने, इसका काम क्या है? कार्य छोटे जलपोतों का निर्माण करती है। बात क्लियर? और उनकी मरम्मत भी करती है। एंड बच्चों, इसके अलावा हम बात करते हैं मजगांव डॉक लिमिटेड। डॉक यार्ड कहते हैं, क्या कहते हैं? डॉक यार्ड या डॉक, बात की डॉक, वहां डॉक उसे कहते हैं डॉक। ओके, डॉक नहीं, डॉक होता है। तो डॉक वहां कहते हैं जहां जलपोतों का निर्माण करता है। डॉक यार्ड भी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? डॉक यार्ड, जहां पानी के जहाजों का निर्माण किया जाता है, उसके डॉक यार्ड कहते हैं। तो मजगांव ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे बड़े जो पानी के शिप हैं, INS विक्रांत, INS विराट, उन बड़े जलपोतों का निर्माण करने का काम कौन करता है? मुंबई का मजगांव डॉक यार्ड लिमिटेड। तो यहां लिख दिया बड़े जलपोत, बड़े जलपोत का निर्माण। बात क्लियर प्यारे बच्चों? एंड लिखा है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड नंबर अगला, इसे शॉर्ट में HAL कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? ये पॉइंट यहां से कई बार एग्जाम में आ चुका है, और इसको ऐसे हिंदी में हाल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? हाल, HAL, हाल लिख दिया।
हिंदुस्तान क्या हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश समझ जाएंगे आप लोग। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है ना, इसके 2 यूनिट हैं। कितने यूनिट है बच्चों? एक तो बेंगलुरु में है, कर्नाटक में है, और दूसरा जो यूनिट है बच्चों, याद रखना प्यारे बच्चों, इसकी जो दूसरी यूनिट है वो है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। कहां है? कानपुर। समझना है प्यारे बच्चों। अब ये फर्स्ट यूनिट तो बेंगलुरु में हो गई, कर्नाटक में, दूसरा कहा यूपी के कानपुर में। यहां HAL कंपनी क्या करती है, जो हल्के लड़ाकू विमान है, क्या बोला मैंने, भारत में जो हल्के लड़ाकू विमान, यहां लिख दिया हल्के लड़ाकू विमान का निर्माण करती है। जैसे LCA है, क्या बोला, लाइट एयरक्राफ्ट कॉम्बैक्ट, ओके, LCA विमान है, नाम सुना आपने, LCA विमान। दूसरा हमने लिखा ध्रुव, इनके बारे में आगे समझाऊंगा डिटेल में। ध्रुव है और चीता है, यानी छोटे विमान का निर्माण कौन करता है? HAL। जैसे LCA है, ध्रुव है, चीता है, और भी है कई, उनका विमान के बारे में हेडिंग आएगी विमान अगली स्लाइड में, तब आपको डिटेल में बताएंगे। तो सवाल यही आता रहता है, भारत में हल्के लड़ाकू विमानों का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? 4 ऑप्शन में करेंगे। HAL का फर्स्ट यूनिट कहाँ है, सबसे बड़ा यूनिट कहाँ है? बेंगलुरु में, और ये भी बड़ा यूनिट है कानपुर का। तो याद रखोगे बच्चों, HAL की बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, यहां लिखा है 1964 में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की स्थापना हुई, और ये कहाँ है? बेंगलुरु में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कंपनी करती क्या है? ये जितने भी भारत में रेल डिब्बे हैं, रेल डिब्बों का निर्माण करती है, रेल पटरियों का निर्माण करती है। बात क्लियर? जहां भी एयरपोर्ट बनते हैं, एयरपोर्ट पे जो नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती है, उनका काम किसके अंतर्गत है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। एंड आर्मी के जो बड़े टैंक हैं, माफ करेगा, आर्मी के बड़े जो ट्रक हैं, बड़े लोडेड ट्रक हैं, उनका निर्माण कौन करता है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड करता है। याद आ गई समझ में? एंड बच्चों, भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद है, इसकी स्थापना 1970 में हुई है। ये हैदराबाद में क्या होता है? मिसाइलों का निर्माण होता है। हल्की या छोटी रेंज की जो मिसाइलें हैं, क्या बोला मैंने, मिसाइल का निर्माण होता है। जैसे कि मिसाइल का निर्माण, जैसे पृथ्वी है, त्रिशूल मिसाइल है, क्या बोला मैंने, त्रिशूल मिसाइल है, निर्भया मिसाइल है, ETC। तो भारत में जो छोटे किस्म की मिसाइलें हैं, छोटी रेंज की यानी कम दूरी की मिसाइलें हैं, उनका निर्माण कौन करता है? हैदराबाद में भारत डायनामिक्स लिमिटेड करता है। बात क्लियर? एंड बच्चों, 8वां जो उपक्रम है रक्षा उत्पादन आपूर्ति विभाग का, उसका नाम क्या है? मिश्र धातु निगम लिमिटेड। कहाँ है? ये भी कहाँ है? हैदराबाद। यानी मिश्र धातु है, जो भी रक्षा सामग्री में धातुओं का यानी मेटल्स का प्रयोग किया जाता है, वो उच्च किस्म की मेटल का निर्माण यहां किया जाता है। तो ये आपने देख लिया, यहां DRDO का अधीन ये काम करता है, और इसके अधीन कौन काम करता है? ये। और DRDO किसके अधीन काम करता है? देश के प्रधानमंत्री। बात क्लियर? और DRDO का चेयरमैन है, वो किसके अधीन कार्य करता है? प्रधानमंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार और DRDO के सचिव के अधीन DRDO का चेयरमैन कार्य करता है। चलिए, आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आ गया है मिसाइल की टेक्नोलॉजी क्या है, मिसाइलें कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की मिसाइलें हैं, इन डिटेल में इनका अध्ययन समझेंगे। आपने बच्चों ये समझा है कि भारत के पास मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल है, आकाश मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, निर्भया मिसाइल है, एंड सौर्य मिसाइल है, एंड आकाश मिसाइल है। नाम सुना है, समझना प्यारे बच्चों, नाम से काम नहीं चलेगा। मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है, मिसाइल कैसे लॉन्चिंग की जाती है ना, और सारा गतिविधियां इसके अंतर्गत हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मिसाइल को बच्चों हम प्रक्षेपास्त्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं? और
हिंदी में क्या कहते हैं, प्रक्षेपास्त्र। क्या कहते हैं बच्चों, प्रक्षेपास्त्र। अब भारत के पास या दुनिया के पास जो मिसाइलें हैं, हम पहले इंडिया की बात करेंगे। भारत के पास जो मिसाइलें हैं उनको दो भागों में बांटा गया। समझना प्यारे बच्चों, यहां से सवाल आता है। एक तो क्रूज मिसाइल या क्रूज प्रक्षेपास्त्र कहते हैं, हम मिसाइल बोलेंगे चाहे प्रक्षेपास्त्र बोलेंगे, बात की है। ओके, अब एक तो क्रूज प्रक्षेपास्त्र है और नंबर ये क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, इसको नंबर फर्स्ट दिया, इसको सेकंड नंबर दे दिया। ओके, अब बच्चों समझना है प्यारे बच्चों, इनमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइलें समझना बच्चों, ये मिसाइलें बड़े आकार की होती हैं। कैसी होती हैं, ये बड़ी मिसाइलें होती है। पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ आपका। तो ये मिसाइलें कैसी होंगी, इसका उल्टा, ये मिसाइलें छोटी होती हैं। समझना प्यारे बच्चों। एंड नीचे कुछ और लिखा है मैंने, ये मिसाइल गुरुत्वाकर्षण नियम के अंतर्गत हवा में उड़ते उड़ते अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती हैं और उसे निशाना बना लेती हैं। इसका मतलब क्या है बताता हूं। और ये मिसाइल गुरुत्वाकर्षण नियम के नियंत्रित नहीं होती हैं, ये अपने आप चलती हैं। समझना। अब देखते हैं बच्चों, जैसे कोई मिसाइल है, हमने ए नाम की कोई मिसाइल है, जब इसे दागा जाता है, क्या बोला मैंने, जब इसे दागा जाता है या छोड़ा जाता है, ए नाम की कोई मिसाइल है, तो दागने के बाद ये मिसाइल धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, हवा में उड़ती रहती है। समझना, हवा में आगे बढ़ती रहती है और आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स और गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे, गुरुत्वाकर्षण बल के सारे धीरे धीरे, हमने कहा कोई ये टारगेट है ना, ये हमने कहा टारगेट, यहां टारगेट पर पहुंचना है ये मिसाइल को, M4 मिसाइल। समझना प्यारे बच्चों, ये मिसाइल है और मिसाइल को दाग दिया जाता है। दागने के बाद गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे ये धीरे धीरे आगे आगे बढ़ती रहती हैं हाईली स्पीड से और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती हैं। समझना, यानी लक्ष्य को पहचानने में, टारगेट को पहचानने में कुछ समय लगता है, पहचानने में कुछ समय लगता है। तो ऐसी मिसाइलें जो गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे अपने लक्ष्य तक पहुंचती हैं, ऐसी मिसाइलों को ही बैलिस्टिक मिसाइलें कहते हैं। लेकिन इन मिसाइलों का पता लगाना आसान है, इनको पता लगाया जा सकता है ये कहां तक पहुंच गई। समझना, यानी पता लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। समझना प्यारे बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या है, पता तो लगाया जा सकता लेकिन इन्हें बीच में रोका नहीं जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, इन्हें बीच में रोका नहीं जा सकता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी बात करेंगे अभी। तो 3 पॉइंट हो गए, ये तो बड़ी मिसाइलें होती हैं। नंबर दूसरा पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे चलती हैं। नंबर तीसरा पॉइंट क्या हुआ, इनका पता लगाया जा सकता है, ढूंढा जा सकता है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या हुआ, इन्हें बीच में नहीं रोका जा सकता है। यही 4 पॉइंट इसके कर दीजिए, बात क्लियर। वो हमने साफ करके दोबारा लिख दिए। तो इनके हम क्या लिखेंगे, 4 पॉइंट क्या लिखेंगे। ये पहला पॉइंट, ये तो बड़ी हो गई, बात क्लियर हो गई। नहीं सॉरी, ये मिसाइलें कैसी हो गई, छोटी मिसाइलें हो गई और ये गुरुत्वाकर्षण बल के सारे नहीं कार्य करती। दूसरा पॉइंट इसका ये हो गया, पहला पॉइंट इसका ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो गया बच्चों, इनका भी पता लगाया जा सकता है। क्या बोला मैंने, इनका भी पता लगाया जा सकता है। और इन्हें बीच में रोका जा सकता है। क्या बोला मैंने, बीच में और रोका जा सकता है या इन्हें बीच में विनाश किया जा सकता है इन मिसाइलों का। एंड बच्चों, इन मिसाइलों में नंबर 5 क्या है, जीपीएस प्रणाली। क्या बोला मैंने, जीपीएस, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम प्रणाली लगी होती है। ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, यानी इन मिसाइलों को हमने कहा ये क्रूज मिसाइल है, एम नाम की कोई मिसाइल है और इसमें क्या लगा हुआ, जीपीएस प्रणाली।
और हमने कहा कोई एक क्षेत्र है, ये टारगेट है, ओके, टारगेट पर यहां इसको पहुंचना है। तो क्या होता है, इसमें जीपीएस पढ़ाई लगी होती है इस मिसाइल में, और ये धीरे धीरे ये मिसाइलें हाईली स्पीड से आगे बढ़ती हैं और अपने लक्ष्य को अपने आप पहचान लेती है, क्योंकि इसमें जीपीएस प्रणाली है। बात क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं, हम कोई कंट्री ले लिया, यानी हमारा इंडिया, ओके, बगल में छोटा सा कंट्री है पाकिस्तान, बोलना ही पड़ेगा हमें, चाइना का नाम ले लें, पाकिस्तान का नाम ले लूं, लद्दाख का नाम ले लें, भूटान का नाम ले लूं, तो हमारे पास वो मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान के प्रत्येक शहर पर, क्या बोला मैंने, पाकिस्तान के प्रत्येक शहर पर 4 से 7 मिनट में, कितने मिनट में, 4 से 7 मिनट में, MNT का मतलब मिनट, 4 से 7 मिनट में इस कंट्री को ध्वस्त करने की ताकत हिंदुस्तान रखता है, क्योंकि भारत का क्रूज प्रक्षेपास्त्र है और इसमें क्या है, जीपीएस प्रणाली लगी हुई है। अतः इंडिया अपने बॉर्डर से या इंडिया अपने क्षेत्र से, इंडिया अपने किसी भी स्थान से मिसाइल को दागता है, समुद्र से, आकाश से, थल से, तो इस कंट्री, छोटा सा कंट्री है, 4 से 7 मिनट में इसको ध्वस्त करने की ताकत हिंदुस्तान रखता है। कौन सी मिसाइल से? क्रूज प्रक्षेपास्त्र से। बात क्लियर? चलिए, तो यहां आपने देखा, दूसरी बात कर लेते हैं यहां पे, समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में 1983 में मिसाइल बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। ओके, कब से प्रारंभ हुआ? 1983 से। 1983 से पहले भारत में कई मिसाइलें विदेशों से आती थी, लेकिन आज भारत अपने आप में मिसाइल निर्माण में आत्मनिर्भर है, लेकिन कुछ मिसाइलें विदेशों से भी आयात की जाती हैं। बात क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, अब हम बात करेंगे मिसाइल की जो तकनीकी है, मिसाइल प्रक्षेप गति पर आधारित होती है। मिसाइल किस गति पर आधारित है? क्या बोला मैंने प्यारे बच्चों? मिसाइल प्रक्षेप गति पर आधारित होती है। प्रक्षेप गति समझना प्यारे बच्चों, ये पॉइंट आ चुका है, प्रक्षेप गति पर आधारित है। यानी मिसाइल को जब दागा जाता है तो 45 अंश के कोण पर, क्या बोला, 45 अंश के कोण पर छोड़ा जाता है या दागा जाता है या लॉन्चिंग किया जाता है। बात होगी, पर दागा जाता है, दागा जाता है, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कोई वस्तु क्षैतिज तल के, क्या बोला, कोई वस्तु क्षैतिज तल के 45 अंश के कोण पर जब जाती है तो अधिकतम दूरी तय करती है। क्या बोला? अधिकतम दूरी तय करती है, याद रखना। इसलिए याद करोगे बच्चों, मिसाइल को कितने एंगल पर छोड़ा जाता है? 45 अंश के कोण पर छोड़ा जाता है, याद रखोगे, प्रक्षेप गति पर आधारित। बात क्लियर? एक और पॉइंट बताएंगे यहां पे, मिसाइल की जो तकनीकी है, क्या बोला मैं, टेक्नोलॉजी, मिसाइल की तकनीकी 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की तकनीक पर आधारित है, कुछ भी कह सकते हो। अब कौन कौन सी तकनीकी है वो, नंबर 1 बच्चों समझना, फर्स्ट दे दिया हमने टैक्टिकल, एक बार दोबारा फिर साफ करके लिखता हूं, तकनीकी 2 पर आधारित है, किसकी? मिसाइल की। समझना, नंबर फर्स्ट, एक तो टैक्टिकल, टैक्टिकल क्या होता है? वो मिसाइलें युद्ध क्षेत्र में तुरंत
तुरंत ही प्रयोग की जाती है, यानी युद्ध क्षेत्र में तुरंत प्रयोग की जाती है, तुरंत प्रयोग की जाती है। कहां पर? युद्ध क्षेत्र में। युद्ध क्षेत्र में बात के लिए बच्चों यहां पर क्षेत्र लिखा हुआ है, युद्ध क्षेत्र में तुरंत प्रयोग की जाती है। दूसरा क्या होता है बच्चों? एक होता है सामरिक, वो यहां लिख दिया मैंने, क्या बोला दूसरा मैंने? दूसरा लिख दिया सामरिक। यानी मिसाइल की तकनीकी दो प्रकार की, टैक्टिकल आधा क्या बना हुआ है यहां पे, टैक्टिकल और सामरिक। सामरिक मिसाइलें वो होती हैं जो हमने कहा, समझना, वो होती हैं जो, जैसे हमने कहा एक इंडिया इधर कंट्री है और कोई अदर कंट्री है, कोई कंट्री का हमने नाम नहीं लिया, अदर कंट्री है, इंडिया इधर है, क्या बोला मैंने बच्चों? इधर इंडिया है और इधर कोई अदर कंट्री है। वो मिसाइलें जो एक स्थान से, एक कंट्री से दूसरे देश में, उसके हमने कहा यहां कोई स्थान है, इस स्थान पर टारगेट करती हैं, ऐसी मिसाइलों को सामरिक मिसाइलें कहते हैं। यानी यहां से दागी जाती है, M4 मिसाइलें दागी जाती हैं दूसरे क्षेत्र के सीमा में घुसकर, क्या बोला मैंने? दूसरे देश की सीमा में घुसकर वह टारगेट करती हैं, दुश्मन को तबाह करती हैं, ऐसी मिसाइलों को ही सामरिक मिसाइलें कहते हैं। समझ गया आपके? और टैक्टिकल मिसाइलें युद्ध क्षेत्र में तुरंत ही छोटी कुछ ही दूरी पर आकर जाकर के वार करती, कुछ दूरी पर जाकर के वार करती हैं, और ये सामरिक मिसाइलें देश के अंदर घुस कर के 1000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर दूरी तक आगे जाती हैं, वहां विनाश करती हैं। ऐसी मिसाइलों को सामरिक मिसाइलें कहते हैं। प्यारे बच्चों समझ में आ गया आपके? अब हम बात करते हैं अगली स्लाइड की ओर, धीरे धीरे पहुंचते हैं। अब देखना बच्चों, मिसाइलों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, यानी क्षमता के आधार पर। वैसे तो मिसाइलें 2 प्रकार की होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। क्षमता के आधार पर, रेंज के आधार पर मिसाइलें कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की है। नंबर फर्स्ट यहां लिखा है प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं अंतर्माध्यमी बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र। अंतर्माध्यमी बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र बच्चों, इन मिसाइलों को ICBM कहा जाता है। क्या बोला प्यारे बच्चों मैंने? यहां लिखा, इन्हें कलर चेंज किया मैंने, यहां इन मिसाइलों को क्या कहा जाता है? ICBM कहा जाता है। ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। क्या बोला मैंने बच्चों? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यहां इसका फुल फॉर्म लिख दिया, इंटर INTER कॉन्टिनेंटल, CONTI कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। समझना प्यारे बच्चों, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? हिंदी में कहते हैं या अंतर्माध्यमी बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट में क्या कहते हैं? ICBM। याद रखना, यानी ICBM मिसाइलें वो होती हैं जिनकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर से अधिक होती है। यानी मैक्सिमम भारत के अंतर्गत ICBM की जो श्रेणी की मिसाइल है, अग्निफिप्त मिसाइल है। कौन सी है? अग्निफिप्त मिसाइल। तो वो इस श्रेणी के अंतर्गत आती है। क्या बोला मैंने? यहां लिखा मैंने अग्निफिप्त मिसाइल। और अग्निफिप्त मिसाइल की मारक क्षमता बच्चों 5000, सामान्यतः 5000 किलोमीटर है। कितनी है? सामान्यतः 5000 किलोमीटर। और इसकी जो रेंज है बच्चों, इसकी रेंज यानी अग्निफिप्त की आगे दिखाऊंगा आपको, 8000 से 10000 किलोमीटर भी की जा सकती है। समझना, यानी वो मिसाइलें जिनकी मारक क्षमता अधिक होती है, ऐसी मिसाइलों को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल
और C और V और M कहा जाता है। अतः ICBM मिसाइलें दुनिया के 5 कंट्री के पास थी, यानी अधिक दूरी तक मार करने की क्षमता वाली मिसाइलें दुनिया में 5 देशों के पास थी। किसके पास? अमेरिका, रूस, फ्रांस, चाइना एंड ब्रिटेन। अब ICBM मिसाइल विकसित करने वाला भारत दुनिया का 6वां देश बन चुका है। ओके, ICBM मिसाइलें किसके पास थी? हमने यहां लिख दिया, नंबर 1 USA के पास, नंबर 2 रूस के पास, और नंबर 3 हमने क्या बोला बच्चों समझना, रूस फ्रांस के पास और चाइना के पास और ब्रिटेन के पास हैं। अब भारत दुनिया का 6वां देश बन चुका है। कौन सा देश? 6वां। ओके, जो ICBM तकनीकी की मिसाइलें विकसित कर रहा है, और जो भी दुश्मन देश है हमारे देश का जो दुश्मन है उसको तुरंत पल भर में नस्तनाबूद कर देगा। अतः भारत ICBM श्रेणी की मिसाइल विकसित करने वाला दुनिया का 6वां देश है। अभी तक ICBM की मिसाइलें किन देशों के पास थी? 5 कंट्री के पास थी प्यारे बच्चों। तो यहाँ ये ICBM समझ में आ गया, तो पॉइंट यही एग्जाम में आता रहता है। एंड बच्चों अगला हम बात कर लेते हैं। तो एक बार हमने फिर लिख दिया, इनको क्या कहते हैं? ICBM। समझना, ICBM मिसाइल। एंड नंबर दूसरा लिखा है लंबी दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल, इन्हें कहते हैं LRSBM। समझना प्यारे बच्चों, ये भी आपको समझना है, ये भी समझना, और ये भी। LRSBM क्या है? लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल। इसका नाम लिखा मैंने कैपिटल, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई देगा। क्या बोला मैंने बच्चों? लॉन्ग रेंज, LONGE, स्पष्ट आपको दिखाई देगा। लॉन्ग रेंज RANGE और स्ट्रेटेजिक STRATEGIC, बैलिस्टिक और मिसाइल, M फॉर मिसाइल। ओके, मेरे पास जगह कम है। अब देखना, LRSBM एक तो ICBM हो गया, बात क्लियर, समझना जरूरी है। एक बार फिर दोबारा कर दिया, ICBM हो गया, LRSBM हो गया। अब LRSBM की जो मारक क्षमता है वो इनसे थोड़ी सी कम होती है। देख रहे हैं बच्चों, 3000 से 5500 किलोमीटर दूरी तक की मार करने की क्षमता होती है, इसलिए कम लॉन्ग रेंज, यानी कम रेंज स्ट्रेटेजिक मिसाइल। स्ट्रेटेजिक मतलब सामरिक मतलब बोला था अभी मैंने, सामरिक मतलब ये दुश्मन के देश में अंदर घुस करके मारती है, अंदर घुस करके वार करने वाली मिसाइल, इसलिए सामरिक मिसाइलें कहते हैं। हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कहते हैं हमारे देश में सामरिक मिसाइलें हैं, शक्तिशाली मिसाइलें हैं, हम आपको घुस करके तबाह कर देंगे। हमारी मिसाइलें आपके कंट्री में घुस करके तबाह कर देंगे, क्योंकि भारत सामरिक मिसाइलें रखता है और दुनिया के मात्र 6 देशों के पास है, और छोटे मोटे देश के पास तो सामरिक मिसाइलें है ही नहीं है। लंका है, भूटान है, बर्मा है, नेपाल है, एंड आपका पड़ोसी पाकिस्तान है, इनके पास सामरिक मिसाइलें। बाकी इसके अलावा जो भी है, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, तेहरान है, उज्बेकिस्तान है, कनाडा है, इनके पास सामरिक मिसाइलें नहीं है। इंडिया के पास सामरिक मिसाइलें तुम्हें तोड़ देगी और फोड़ देगी। ओके, चलिए नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, प्रक्षेपास्त्र। नंबर तीसरा MRBM, इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? MRBM कहते हैं। तो यहां इसका भी हमने नाम दिया है MRBM का मतलब समझ आएंगे, मिडिल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। आइए समझ में, क्या बोलेंगे? मिडिल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। समझ जाएंगे, मिडिल तो हमने यहां लिख दिया, MIDDLE, मिडिल रेंज RANGE। ओके, मिडिल रेंज बैलिस्टिक, VALLISTIC, बैलिस्टिक मिसाइल, MISSILE। ओके बच्चों, तो
MRBM मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। बात क्लियर। इनकी मारक क्षमता देख रहे हैं हमने वो स्क्रीन पे लिखा है 3000 किलोमीटर दूरी तक मार सकती हैं। ये भी सामरिक मिसाइल है, ये भी सामरिक मिसाइल है और ये भी सामरिक मिसाइल है जो दुश्मन के क्षेत्र में घुस करके मारती हैं। तो MRBM हो गया इनका बच्चों। इसका जो नाम है, इसका नाम है SRBM। क्या बोला? SRBM। SRBM का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? यहां लिखा है SRBM। ओके, SRBM लिख दिया मैंने और इसको हमने फिर डबल कर दिया क्योंकि यहां आपको ये चारों पॉइंट आपको समझना है। ये ICBM, SRBM जो भी है, ओके, चारों पॉइंट LRSBM। ओके, तो यहां SRBM शॉर्ट रेंज, एस का मतलब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो हमने इसका पूरा नाम यहां लिख दिया। क्या बोला? शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट रेंज, RANGE, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। आपके बिल्कुल दिमाग में आ गई, SSILE। प्यारे बच्चों, यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो शॉर्ट रेंज इसकी मारक क्षमता कितनी है? 1000 किलोमीटर है। ओके, कम दूरी तक की मिसाइल है एंड अधिक दूरी तक की। तो इस तरीके से बच्चों 4 पॉइंट आ जाते हैं, SRBM, LRSBM, ICBM और MRBM। तो आपके बिल्कुल दिमाग में आ गए। अतः ये पॉइंट कई बार आ चुका है भारत के पास। जैसे अग्निफिफ्थ मिसाइल है, ICBM है, क्योंकि ICBM की रेंज कितनी है? 5000 किलोमीटर, 5500 किलोमीटर, मैक्सिमम कितनी और की जा सकती है? 10000 किलोमीटर। ब्रह्मोस मिसाइल है, क्या बोला मैंने? ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 350 किलोमीटर तक है। ओके, 350 किलोमीटर ब्रह्मोस मिसाइल। तो न तो वो ICBM की श्रेणी की है और ये मध्यम दूरी की यानी कम दूरी तक की मिसाइल है, अधिकतम 1000। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो SRBM में आएगी। आए समझे बच्चों? तो अब आपने ये मिसाइलों की टेक्नोलॉजी क्या है, मिसाइलें कितने प्रकार की होती हैं और इन्हें मारक क्षमता के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? ये 4 प्रकार की होती हैं और प्रक्षेप गति पर आधारित होती हैं। मिसाइलों को कितने अंश के कोण पर छोड़ा जाता है? 45 डिग्री के कोण पर छोड़ा जाता है, क्योंकि 45 डिग्री पर जब किसी वस्तु को फेंका जाता है तो वह वस्तु अधिकतम दूरी तय करती है। हमने आपको फिजिक्स वाले चैप्टर में आपको समझाया था। एंड बच्चों, अब हम बात करते हैं मिसाइल को, थोड़ा सा उसका पिक्चर दिखाते हैं एक आध मिसाइल का। ओके, हमने लिया है यहाँ पे, सबसे पहले दिया पृथ्वी मिसाइल, लिखा है बच्चों, अग्नि मिसाइल, अग्नि फर्स्ट मिसाइल। अब देखना बच्चों इन मिसाइलों में क्या होता है और भी दिखा देते थोड़ा एक बार। यहां लिखा अग्नि फिफ्थ मिसाइल, अग्नि फर्स्ट मिसाइल, अग्नि फिफ्थ मिसाइल एंड आकाश मिसाइल। देख रहे हैं ना आप, अग्नि फिफ्थ मिसाइल। एंड यहां और दिखा देते एक बार, त्रिशूल मिसाइल है ये, आप देख रहे हैं, ये को सागरिका मिसाइल कहते हैं। एंड इसके अलावा बच्चों शौर्य मिसाइल है, निर्भया मिसाइल है, भारत की स्वदेश निर्मित मिसाइल है। एंड बच्चों यहां देख रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल, नाम दिया था मैंने आपको अभी, ब्रह्मोस मिसाइल। इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती हैं, वो हम बताएंगे। ओके, और फिर भारत में मिसाइल मैन हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति है ना, 2004 में थे, श्री APJ अब्दुल कलाम, जो आज दुनिया में नहीं है। मिसाइल मैन कहा जाता है। मिसाइल के बनाने में विशेष भूमिका निभाने वाले, देश की धड़कन, युवाओं की धड़कन, हर युवा के दिल में बसे हुए हैं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एंड बच्चों आप देख रहे हैं यहां टेसी थॉमस, ओके, मिसाइल मैन इनको भी कहा जाता है। इन्हीं अग्नि फिफ्थ मिसाइल है, उसके बनाने में इनके विशेष भूमिका है। तो ये मिसाइल मैन। फिर आप देख रहे हैं पनडुब्बी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब मिसाइल। बच्चों यहाँ एक मिसाइल हमने पहले दिखाई, इसके पीछे वाले इसकी बात करेंगे। इन मिसाइलों में क्या होता है समझना, इन मिसाइलों में परमाणु हथियार रखे जाते हैं। समझना प्यारे बच्चों, क्या रखे जाते हैं? परमाणु बम रखे जाते हैं, परमाणु हथियार रखे जाते हैं। जैसे हमने कहा ये हमारा मार्कर है, इसमें 2 चेंबर हैं, 3 चेंबर है या 5 चेंबर है। अग्नि फिफ्थ मिसाइल है, उसमें 5 चेंबर हैं। कितने चेंबर हैं? 5 चेंबर हैं। अग्नि फिफ्थ मिसाइल के अंतर्गत कितने चेंबर हैं बच्चों? 5 चेंबर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमने सपोज अग्नि फिफ्थ को इस तरीके से बना दिया, समझना प्यारे बच्चों, अग्नि फिफ्थ मिसाइल ऐसे है। तो इस तरीके से इसमें चेंबर 4 होते हैं, 5 चेंबर होते हैं। ओके, 2
4 और ये 5, कितने चैम्बर हो गए? 5 चैम्बर हो गए। और इसी मिसाइलों में जीपीएस लगा होता है। क्या लगा होता है? जीपीएस प्राइड लगी होती है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। अब बच्चों समझना, ये 5 चैम्बर है, इसलिए इसका नाम क्या है? अग्निफिप्त मिसाइल। इन्हीं में अब इसमें हमने कहा परमाणु हथियार है, यानी एटम बम। एक मतलब सीधा लग दिया, एक परमाणु बम यहां रखा हुआ है। सपोज हमने कहा एक परमाणु बम इसमें रखा हुआ है, और एक 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 इसमें रखा हुआ है। तो कितने परमाणु बम हो गए? इसमें 5 परमाणु बम हो गए। ओके, इसका चैम्बर धीरे धीरे टूटता है। ये चैम्बर, ये चैम्बर, ये चैम्बर, ये चैम्बर अलग अलग टूटता है और अलग अलग स्थान पर गिरता है और वहां दुश्मन को तबाह कर देता है। अतः अग्निफिप्त कहा जाता है। अतः आप कहोगे इन मिसाइलों में परमाणु हथियार रखे जाते हैं। बात क्लियर? क्या रखे जाते हैं? परमाणु हथियार रखे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, यहां पे आगे पहुंचे। पहला पॉइंट, इसके बाद पहला पॉइंट ये आ गया, पृथ्वी फर्स्ट मिसाइल। बच्चों पृथ्वी फर्स्ट मिसाइल है, इसका परीक्षण 25 फरवरी 1988 में किया गया। देख रहे हैं आप यहाँ पे, कब किया गया? 1988 में किया गया। और इसकी मारक क्षमता 150 से 350 मीटर है और सतह से सतह तक मार करने में सक्षम है। और ये जो मिसाइल है बच्चों, ये मिसाइल 500 केजी से, क्या बोला मैंने? 500 से 750 केजी, 750 केजी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इन्हीं 750 केजी तक परमाणु हथियार इसमें रखे जा सकते हैं। किसमें? पृथ्वी फर्स्ट मिसाइल में। और परमाणु हथियार 750 केजी, या इसी को कहते हैं इसकी पेलोड क्षमता। क्या बोले मैंने? पीए बाई और लोड, पेलोड क्षमता कितनी है? इसको परमाणु हथियार कह सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ कह सकते हैं 500 से 750 केजी पेलोड भार करने में, ये ले जाने में सक्षम है। और ये स्वदेश निर्मित है ना, भारत में इसका विकास किया गया। बात क्लियर? एंड बच्चों अग्नि फर्स्ट मिसाइल देख रहे हैं, भारत की जो अग्नि फर्स्ट मिसाइल है, इसकी लंबाई 21 मीटर है। कितनी बच्चों है? इसकी लंबाई बच्चों यहां लिखा है मैंने 21 मीटर है। और ये मिसाइल सीधा ओके, ये मिसाइल 1000 केजी पेलोड, क्या बोला? लोड ले जाने में सक्षम है। कौन सी मिसाइल? अग्नि फर्स्ट मिसाइल। और बच्चों इसकी जो मारक क्षमता है आप देख रहे हैं, 800 से 2500 कर दिया। 2500 तो नहीं है, ये 1500 मीटर है। कितनी है बच्चों? 800 से 1500 मीटर दूरी तक ये दुश्मन के क्षेत्र में आगे घुस करके वार करने वाली मिसाइल है। तो इन मिसाइलों के बारे में कुछ आपने समझाया, हमने आपको समझाया और आपने समझा। अगला कुछ इसकी जो भी मिसाइल हैं वो अगले वीडियो में लेकर के आएंगे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, थैंक्स।